हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीएससी विद IMNS। हमने मॉडर्न इंडिया और मिडिवल हिस्ट्री का पूरा लेक्चर जो भी घटना चक्र में था या मॉडर्न इंडिया का स्पेक्ट्रम में था वो हमने सारा कवर किया है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अब हम एंशियंट हिस्ट्री रह गया है उसको कवर कर लेंगे। इसमें हम जो घटना चक्र में सारे PYQs हैं जो आ चुके हैं घटना चक्र पुनर्विलोकन से, उन सब का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और कुछ वैल्यू एडिशन भी किया है कि जो घटना चक्र में नहीं दिया है लेकिन एग्जाम्स में पूछ लेता है या पूछ सकता है, तो हमने उनको भी ऐड कर लिया है। तो आप दो चार बार सुन लेना तो आपका एंशियंट हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक पाषाण काल है। तो पाषाण काल में पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की उन्होंने शुरुआत की थी। तो पूछता है कि रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट कौन थे, तो याद रखना है पुरातत्वविद थे। उन्होंने भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। डेट भी पूछता है तो डेट याद रखना है 1863। दूसरा क्वेश्चन है, डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन 1820 में पुरातात्विक क्रिश्चियन थॉमसन ने किया था। ये सारे क्वेश्चंस इतने आते नहीं हैं लेकिन है दिया है, आ चुके हैं, तो हम एक बार पढ़ते हुए चलेंगे। रटने की इतनी ज़रूरत नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे तो याद रहेगा। मध्यकालीन मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ये जरूर याद रखना कि पशुपालन के साक्ष्य कब मिलना शुरू हो जाता है, तो मध्य पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में नहीं मिलता है, मध्य पाषाण काल से मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ और बागौर में मिले हैं। डायरेक्टली पूछता है पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हैं भारत में, तो भारत में आदमगढ़ और बागौर में मिले हैं। तो आदमगढ़ कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। बागौर कहाँ है, तो राजस्थान में है। डीडवाना भी एक मध्य पाषाण कालीन स्थल है, तो याद रखना है डीडवाना राजस्थान में ही है। डायरेक्टली भी पूछता है डीडवाना कहाँ है, तो याद रखना है डीडवाना भी राजस्थान में है। मध्य पाषाण कालीन मेहदवा से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो पूछता है कि हड्डी और सींग निर्मित उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो मेहदवा से हुए हैं। मेहदवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में है, इसको भी याद रखना है। बेलन घाटी उत्तर प्रदेश कहाँ है, इलाहाबाद में। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो दमदमा से निकले हैं। बहुत पूछता है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं, तो हम दमदमा से निकले हैं। दमदमा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। अन्नागार के साक्ष्य भी दमदमा से मिले हैं, तो इसको भी याद रखना है। अन्नागार के साक्ष्य दमदमा से। सारा याद करते हुए चलना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी स्थल है, आदमगढ़, बागौर, मेहदहा, दमदमा, ये सारे बहुत बार पूछे गए, याद रखना है। कृषि सर्वप्रथम कब प्राप्त, कृषि के सर्वप्रथम साक्ष्य कब मिले हैं, तो नवपाषाण काल में मिले हैं। इससे पहले हमने देखा था मध्यकाल, मध्य पाषाण काल में मेहदवा से, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और कृषि के साक्ष्य कब मिले हैं, तो कृषि के साक्ष्य नवपाषाण काल में मिले हैं। दोनों को याद रखना है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य MP के पक्ष में नर्मदा क्षेत्र में मिला है। तो पूछता है कि मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है, भारत में, तो भारत में मध्य प्रदेश के पक्ष में नर्मदा क्षेत्र में मिला है। इसकी खोज कब हुई थी, तो 1982 में इसकी खोज हुई है। सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जिसको हमने सर्वप्रथम उपयोग किया है, तो वो जौ था। डायरेक्टली पूछता है तो जौ याद रखना है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो लौहरा देव से प्राप्त हुए हैं। और लौहरा देव कहाँ है, तो संत कबीर नगर में है, उत्तर प्रदेश में है जो। तो लौहरा देव को याद रखना है। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ से भी मिले हैं जो कि पाकिस्तान में है। तो अगर ऑप्शन में
बस पूछा जाए किसी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं तो मेहरगढ़ भी सही हो जाएगा। अगर भारतीय उपमहाद्वीप का पूछेगा तो लौरा देव सही होगा, जो कि उत्तर प्रदेश के कबीर नगर में है, संत कबीर नगर में है। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं तो मेहरगढ़ से मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। चाल को लिथिक युग भी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है चाल को लिथिक युग भी। बलूचिस्तान में स्थित पुरा स्थल मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसको याद रखना है। बलूचिस्तान में स्थित जो पुरा स्थल है मेहरगढ़, हमने पहले ही पढ़ा है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। तो वहाँ पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं। मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है, हड़प्पा काल में भी और पाषाण काल में भी, तो इसे याद रखना है। नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया है? तो याद रखना है सांकलिया ने किया है। नब्दा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। उत्खनन सांकलिया द्वारा किया गया है। राग का टीला कहाँ प्राप्त हुआ है? तो संगनकल्लू में प्राप्त हुआ है। संगनकल्लू कहाँ है? तो बेलारी डिस्ट्रिक्ट है जो कर्नाटका में, वहाँ है। तो कर्नाटक याद रखना है। राग का टीला संगनकल्लू में मिला है। संगनकल्लू कहाँ है? कर्नाटक में है। एमपी के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो पूछता है भीमबेटका क्या किसका उदाहरण है? तो प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का उदाहरण है। तो भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, कंफ्यूज नहीं होना है कि महाराष्ट्र में, अजंता महाराष्ट्र में है, लेकिन भीमबेटका एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। तो भीमबेटका में हाथी, सांबर, हिरन आदि के चित्र मिले हैं, इसको भी याद रखना है। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। गैरिक मृतवांड पात्र का नामकरण हुआ तो हस्तिनापुर से हुआ है। तो गैरिक मृतवांड पात्र याद रखना, हस्तिनापुर। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण दफनाते थे, याद रखना है। मृतकों को जो दफनाया जाता था उत्तर से दक्षिण। मानव कंकाल के साथ कुत्ते दफनाना कहाँ पर देखा गया है ऐसा साक्ष्य? तो बुर्ज होम में देखा गया है। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो मानव कंकाल के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य बुर्ज होम से मिले हैं। गर्तावास के साक्ष्य भी बुर्ज होम से मिले हैं। इन दोनों को याद रखना है, बहुत पूछता है। कुत्ते दफनाना और गर्तावास दोनों बुर्ज होम से मिले हैं, जम्मू कश्मीर। सैंधव सभ्यता देखते हैं। तो सैंधव सभ्यता में पहला क्वेश्चन है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः संस्कृति पर आधारित है। डायरेक्टली पूछता है मानव समाज विलक्षण है क्यों है? तो वह मुख्यतः संस्कृति पर आधारित है, इस वजह से। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है, सीधे पूछता है। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, तो इसको याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, बहुत बार पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का कारण क्या है? तो मृदवांड है। हड़प्पा सभ्यता में चित्रित लाल मृदवांड मिले हैं और आर्यों से संबंधित जो वैदिक काल है उसमें धूसर और चित्रित धूसर मृदवांड मिले हैं। तो इनसे आर्यों से पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता को रखने का सबसे महत्वपूर्ण कारण मृदवांडी है। तो हड़प्पा सभ्यता याद रखना, चित्रित लाल मृदवांड, और आर्यों से संबंधित धूसर और चित्रित धूसर मृदवांड है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सब और राखीगढ़ी, धौलावीरा, ये सबसे बड़े 4 स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता से। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये पाकिस्तान में है, राखीगढ़ी और धौलावीरा ये भारत में है। तो भारत का पूछेगा सबसे बड़ा तो राखीगढ़ी है। अगर ओवरऑल पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो इन चारों को याद रखना है। सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता है।
ये इससे जो भिन्नता है इनमें वो हम देखते हैं। ये नगरीय सिंधु सभ्यता नगरीय है। लिपि सिंधु सभ्यता की भाव चित्रात्मक है। इसमें लोहे का ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, हमें सिंधु का सभ्यता लोहे का ज्ञान नहीं देती है। और वैदिक सभ्यता में लोहे तथा रक्षा शस्त्रों का ज्ञान था, तो उन लोगों को लोहे और रक्षा शस्त्रों का ज्ञान था, लेकिन सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। तो इसको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है लोहे से संबंधित। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पुरातात्विक खुदाई है। हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी का प्रमुख स्रोत, तो याद रखना है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है बर्तन, जेवर, हथियार और औजार। सैंधव सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी गई है, तो ये भी पूछता है कि सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ी गई है या नहीं, तो नहीं पढ़ी गई है, याद रखना है। भारत की चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग का हुआ है, हमने पहले ही देखा है, लाल मृदुवांड मिले हैं। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। सीधे पूछता है सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी या नहीं थी, तो याद रखना है मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो चुका था सब हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। तो जो हड़प्पा संबंधित मोहरे हैं या टेराकोटा है उनमें गाय का चित्र नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का मिलता है। तो याद रखना गाय का महत्व वैदिक काल में अधिक हुआ है, तो गाय का महत्व वैदिक काल से संबंधित है। तो डायरेक्टली पूछता है कि किस पशु का चित्रण नहीं हुआ है हड़प्पा सभ्यता में, तो हमें याद रखना है गाय का नहीं हुआ है। घोड़ा भी पूछता है, तो घोड़ा भी वैदिक काल से ही संबंधित है। तो हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ इन सब का मिलता है हड़प्पा सभ्यता में। लोथल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लेना है। लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और वनावली। लोथल तो इसकी खोज किसने की है? गोदीवाड़ा ने की है। लोथल कहाँ है? तो भोगवा नदी के किनारे है और गुजरात में स्थित है लोथल। कालीबंगा जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है। तो लोथल से गोदीवाड़ा की खोज मिलती है, तो गोदीवाड़ा बस याद रखना नाम ही पूछता है। और कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। और कालीबंगा कहाँ है? तो गग्गर नदी के पास स्थित है गग्गर। तो कालीबंगा राजस्थान से संबंधित है। धौलावीरा गुजरात, लोथल और धौलावीरा दोनों गुजरात से संबंधित हो गए। बनावली तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है, तो ये भी घग्गर नदी के किनारे है, इसको याद रखना है। लोथल एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का पत्तन नगर था। तो याद रखना है कि पत्तन नगर सीधे पूछता है, बंदरगाह पूछ सकता है, तो बंदरगाह नगर लोथल था हड़प्पा सभ्यता में। मोहनजोदड़ो और लोथल दोनों से ही नाव के चित्र भी प्राप्त हुए हैं, तो इसको भी याद रखना है। मोहनजोदड़ो लोथल से नाव के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। आलमगीर पूछता है डायरेक्टली, आलमगीर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, याद रखना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हमने पहले ही पढ़ा है, पाकिस्तान में है। ये पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार खुद से भी पढ़ लेना, एकदम रट लेना है, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। धौलावीरा से 10 चिन्हों वाला एक लेख भी मिला है, तो इसको भी याद रखना है। हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, इसको भी याद रखना है। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ पंजाब में है, ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। सैंधव सभ्यता में महान स्नानागार तथा अन्नागार कहाँ पर मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं, तथा घरों में कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं मोहनजोदड़ो से, तो याद रखना है। सिंधु सभ्यता विशेषता अपने नगर के लिए जानी जाती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए
अपने उद्योगों के लिए आदि के लिए जाना जाता है। तो ये मेंस में आप लिख सकते हैं, बहुत काम आता है। मांडा कहाँ है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। चनहुदड़ो का उत्खनन मैके ने किया है। डायरेक्टली पूछता है कि चनहुदड़ो का उत्खनन किसने किया है? तो मैके द्वारा किया गया है। मांडा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ये जो मैंने चार्ट बनाया है आप इसको एक बार देख सकते हैं कि पूछता है पश्चिम में कौन है, पूर्व में कौन है, दक्षिण में कौन है और उत्तर में कौन है। तो याद रखना है सूतकांगे डोर पाकिस्तान में पश्चिमी हड़प्पाई स्थल है। आलमगीर यूपी में है, पूर्वी हड़प्पाई स्थल है। दैमाबाद महाराष्ट्र में दक्षिण, सबसे दक्षिण में हड़प्पा स्थल है। और मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, सबसे उत्तर में है। तो इसको याद रखना है। आलमगीर तो बहुत बार पूछा है, उत्तर प्रदेश में है, पूर्वी हड़प्पाई स्थल है, इसको याद रखना है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो याद रखना है कि हल्का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनावली से हुआ है। बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। हड़प्पा संस्कृति के शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ मिले हैं? धौलावीरा में मिले हैं शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण। हड़प्पा के सबसे बड़े स्थल कौन से हैं? भारत में जो है हमने पहले बताया था, राखीगढ़ी सबसे बड़ा है और उसके बाद धौलावीरा है। तो राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है और धौलावीरा गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता बसी थी तो सिंधु, चेनाब और झेलम नदी के पास बसी थी। तो तीनों का नाम याद रखना है, सिंधु, चेनाब और झेलम। सिंधु नदी के वजह से ही इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा था। सिंधु लोग मातृ शक्ति में विश्वास करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। तो इसको याद रखना है कि पशुपति की पूजा करते थे और मातृ शक्ति में भी विश्वास रखते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पूरा तात्विक खुदाई से किसने की है? तो जॉन मार्शल ने की है, के निर्देशन में हुई है। सबसे पहले मोहनजोदड़ो की बनर्जी द्वारा की गई थी खुदाई और हड़प्पा की दयाराम साहनी ने की है। तो हड़प्पा का बहुत बार पूछा गया है, तो दयाराम साहनी का नाम याद रखना है। लोथल की एस.आर. राव द्वारा की गई है। सुरकोटडा की जोशी द्वारा की गई और धौलावीरा की बिष्ट द्वारा की गई है। सर्वप्रथम मानव ने तांबा का उपयोग किया था। तो याद रखना है सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया है? तो तांबा का किया है, इसको याद रखना है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था धौलावीरा में है। ये यूपीएससी 2021 में भी पूछा गया था और ये एकदम प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आया हुआ था। तो एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था धौलावीरा से प्राप्त हुई है। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चंस यूपीएससी में 2025 वाले पेपर से पूछे गए हैं। जब हम ये सारा कंप्लीट करेंगे तो मैं आपको बताते हुए चलूँगी कौन कौन से क्वेश्चन एकदम रिपीटेड क्वेश्चंस थे जो हम पहले ही घटना चक्र में पढ़ चुके थे। जिन्होंने भी घटना चक्र हिस्ट्री का अच्छे से पढ़ा होगा उन्होंने वो आराम से कम 5-6 क्वेश्चंस आए थे एंशिएंट हिस्ट्री के और वो सारे आए थे ये घटना चक्र से ही आए थे। जो PYQs है तो उनमें पहले पूछे जा चुके थे, इस बार सारे क्वेश्चंस मिले हैं। हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है। तो मानव समाधान हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खननों से प्राप्त हुआ है। तो सनौली से क्या प्राप्त हुआ है? मानव समाधान। सनौली पूछ सकता है क्या है? तो हड़प्पा स्थल है। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया है? तो भारत में हुआ है। कपास की खेती का आरंभ किसके लिए? वस्त्रों के लिए। सबसे पहले कहाँ हुआ? भारत में। सिंधु लोग देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो याद रखना है सिंधु लोग देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हमने पहले देखा है मातृशक्ति और पशुपति की पूजा करते हैं सिंधु लोग। मोहनजोदड़ो में अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जिसमें कुवड़ वाले बैल की आकृति वाली मोहरें भी शामिल थीं। तो पूछता है कुवड़ वाले बैल की आकृति की मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। सिंधु में शेर के अवशेष नहीं मिले हैं, गाय घोड़ा के मिले हैं। तो गाय और घोड़ा के वैसे तो नहीं मिले थे, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस में अगर ऑप्शन में शेर दिया होगा तो आप शेर को पहले लगाएंगे। शेर के अवशेष बिल्कुल नहीं मिले हैं। गाय और घोड़ा के अवशेष भी मिले नहीं है, लेकिन
कहीं कहीं पर विवाद में मिले हैं जो लोग बोलते हैं, लेकिन अगर शेर का ऑप्शन दिया होगा तो आप शेर को ही टिक करेंगे कि सिंधु में शेर के अवशेष नहीं मिले हैं। अगर शेर ऑप्शन में नहीं होगा तो गाय या घोड़ा जरूर दिए होंगे तो आप उनको लगा सकते हैं। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। याद रखना है, सींग युक्त देवता की कृति कहाँ से? कालीबंगा से। नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता स्थित है तो पूछता है कि मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो नील नदी के किनारे स्थित है। हम वैदिक काल भी देखते हैं। वैदिक काल में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो भी नदी है उनका प्राचीन नाम और आधुनिक नाम बहुत बार पूछा गया है, तो हम इसको अच्छे से करेंगे। तो वैदिक काल देखते हैं। वैदिक काल कब से शुरू माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक काल माना जाता है। पूछ लेता है, डेट तो याद रखनी है। उत्तर वैदिक काल की क्या मानते हैं? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल का हम कार्यकाल मानते हैं। तो ऋग वैदिक काल की नदियाँ बहुत महत्वपूर्ण है, उनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम तो एकदम रट लेने हैं। अस्कनी का याद रखना, अस्कनी चिनाव का प्राचीन नाम है। और बिपाशा ब्यास का प्राचीन नाम है। परुष्णी रावी नदी, बितस्ता झेलम नदी, कुबा काबुल और क्रुमो कुर्रम, गोमती गोमल, सुभाष स्वात, सदा नीरा गंडक, सुतद्री, सतलज और दृष्टि घग्गर। तो अस्कनी का याद रखना है चिनाव, जो थोड़े मुश्किल होते हैं, नहीं समझ आते हैं, तो हम उनको एक बार और देखते हैं। अस्कनी, चिनाव, वितस्ता, झेलम। परुष्णी याद रखना है रावी नदी, सदा नीरा गंडक और दृष्टि घग्गर। तो और सबका नाम दिया होगा ऑप्शन में, आप पहचान लेंगे। इनका आप नहीं पहचान पाएंगे, उनको हमने देख लिया एक बार और। तो कुबा याद रखना, कुबा अफगानिस्तान, काबुल नदी या कुबा नदी अफगानिस्तान में बहती है, तो इसको याद रखना है। ऋग्वेद से संबंधित कुछ मंडल हैं, उनको भी हम देखते हैं, उनके रचयिता। प्रथम मंडल मधुचंदा या दीर्घतमा द्वारा रचित है। द्वितीय मंडल ग्रथसमत द्वारा। तृतीय मंडल याद रखना है विश्वामित्र से संबंधित है, इसके रचयिता गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है इसमें। तो ये बहुत पूछता है गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ हुआ है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हुआ है। किसके द्वारा रचित था ये तृतीय मंडल? विश्वामित्र द्वारा। चौथा वामदेव, पांचवा अत्रि द्वारा, छठा भारद्वाज, सातवां मंडल वशिष्ठ द्वारा और आठवां मंडल कण्व और आंगिरसी द्वारा रचित है। इसमें महिला का उल्लेख किया गया है। नौवां मंडल आंगिरस कश्यप आदि ने लिखा है, इसमें युद्ध के बारे में बताया गया है। 10वां मंडल तृत, इंद्राणी, सची और सद्रा द्वारा रचित है। वर्ण व्यवस्था के बारे में पूछता है सीधे कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किसमें है? तो 10वें मंडल में है, 10वें मंडल में किया गया है। युद्ध का वर्णन याद रखना है, 9वां मंडल संबंधित है। और तीसरा मंडल तो याद रखना ही है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, विश्वामित्र द्वारा रचित है। सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। सीधे पूछता है कि पत्नी को अर्धांगिनी कहाँ कहा गया है? तो सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। 12 रत्नियों का उल्लेख किया गया है सतपथ ब्राह्मण में, यह भी याद रखना है। पुरोहित का याद रखना है, राजा का प्रमुख परामर्शदाता होता था। सेनानी, सेना का प्रमुख महिषी, राजा की पत्नी। सूत, रथ सेना का नायक। संग्रहीता, कोषाध्यक्ष। भागदूत, कर एकत्र करने वाला अधिकारी। अच्छा बाप, लेखागारी। और पालागल, विदूषक। छत्ता, प्रतिहारी या द्वारिक। तो इसको एकदम रट लेना है। पुरोहित राजा का परामर्शदाता, सेनानी सेना का प्रमुख, महिषी राजा की पत्नी, सूत रथ सेना का नायक, सूत तो सबको याद भी रहता है, संग्रहीता कोषाध्यक्ष चीज़ी है, अच्छा बाप याद रखना है, लेखा अधिकारी। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट एकदम रट लेने हैं। भागदूत बहुत बार पूछा गया है, कर एकत्र करने वाला अधिकारी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं, एकदम रट लेना है। वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, 4 वेदों का वर्णन किया जाता है।
तो वेद त्रयी पूछता है कि किन तीन को वेद त्रयी कहते हैं या त्रयी कहते हैं। तो याद रखना है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो इसमें अथर्ववेद सम्मिलित नहीं होता है वेद त्रयी में, तो इसको याद रखना है, इन तीन वेदों को सम्मिलित किया जाता है। ऋग्वेद को देखते हैं, ये सबसे पुराना वेद है, इसको भी याद रखना है। और इसमें किस चीज़ का वर्णन है, तो ईश्वर महिमा और प्रार्थना है, ऋग्वेद से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद कर्म कांड, बलिदान विधि, स्रोत आदि का उल्लेख यजुर्वेद में है। अथर्ववेद में औषधि से संबंधित और वशीकरण, तंत्र मंत्र, जो भी ये अंधविश्वास से जो भी है, ये सब अथर्ववेद से संबंधित है और औषधि से भी संबंधित है अथर्ववेद। तो एकदम रट लेना है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा प्रार्थना है, सामवेद संगीत, यजुर्वेद कर्मकांड, बलिदान विधि, स्रोत, ये सारे यजुर्वेद से संबंधित है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है, जिसमें सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। तो पूछता है कि शूद्र शब्द सबसे पहले कहाँ मिला है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त मिलता है, जिसमें शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ है, हमने देखा था अभी 10वें मंडल में, ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं है, डायरेक्टली पूछता है, तो 1028 याद रखना है, 1028। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इनसे संबंधित ब्राह्मण है, बहुत बार एकदम पूछा गया है। इसमें जो हम जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट ही है, एक एक क्वेश्चन अपना अलग महत्व रखता है, तो एकदम रट लेना है। 2-4 बार पढ़ेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है, और आएगा भी तो बहुत हाई लेवल का होता है, वो छोड़ने के लिए आते हैं फिर क्वेश्चंस। तो आप इनको एकदम रट लेना है। घटना चक्र में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम एकदम रट कर ही जाएंगे, तभी हो पाएगा। अगर रिपीटेड क्वेश्चन गलत कर लिए तो अब वैसे ही कट ऑफ से बाहर हो जाएंगे। तो ऋग्वेद का देखते हैं, ऐतरेय और कौशिकी। तो ये दोनों ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण है, बहुत बार पूछता है, ये मैंने शॉर्ट में लिखा भी है, एक है, आप याद रखना, ऋग्वेद से संबंधित है। सामवेद से पीजे, अथर्ववेद से गोपद, एक ही है, इसका याद रख सकते हैं, अथर्ववेद गोपद, और यजुर्वेद से एष्टि। तो ऐसे याद रख सकते हैं, 1-2 बार करेंगे आप तो याद हो जाएगा। ऋग्वेद ऐतरेय कौशिकी एक है, सामवेद पंचवेद जैमिनीय, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, अथर्ववेद से संबंधित गोपद ब्राह्मण। शुल्क यजुर्वेद की संहिता, वात्सनेयी कहते हैं उसे, तो याद रखना है, शुल्क यजुर्वेद की संहिता वात्सनेयी। ये अभी लेटेस्ट किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो मैंने बाद में ऐड किया है, तो याद रखना है, शुल्क यजुर्वेद की संहिता वात्सनेयी। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। तो डायरेक्टली पूछता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है, तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। पूछता है कि सामवेद का संकलन किस पर आधारित है, तो ऋग्वेद पर आधारित है। अहिच्छत्र, अतरंजी, केरल, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थानों की खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो पूछता है कि लौह युगीन संस्कृति के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये सारे ही नाम याद रखने हैं। अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा बहुत बार पूछा गया, याद रखना है। आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती और काम्पिल्य, सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। तो पूछता है कि उपनिषद किस पर आधारित है, तो दर्शन पर आधारित है। इन्हें वेदांत भी कहते हैं, तो उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, आध्यात्म, दर्शन और मोक्ष की चर्चा मिलती है, तो उपनिषद में मिलती है, मोक्ष की भी, आध्यात्म की भी और दर्शन की भी। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, तो कठोपनिषद से प्राप्त होता है नचिकेता और यम संवाद। तो याद रखना है, कठोपनिषद बहुत बार पूछा गया है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति का शासक थे, तो कैकेय के शासक थे। अश्वपति शासक कहाँ के थे, कैकेय। वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है, तो वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। यह भी यूपीएससी के 2024 के एग्जाम में पूछा गया था, और जिसने भी ये क्वेश्चन किया होगा घटना चक्र से बहुत इजीली कर पाया होगा।
तो वैदिक साहित्य का सही क्रम, और ये बहुत पहले घटना चक्र में आ चुका था। तो हम बहुत, ये 2020 का नोट्स बना हुआ है, तो अभी 4-5 साल में जो भी क्वेश्चंस आए हैं इससे बाहर नहीं आते हैं। तो याद रखने, हमें यूपीएससी में भी बहुत काम आता है, पीसीएस में तो आता ही है, यूपीएससी में भी बहुत काम आता है, तो याद रखना है। तो वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, यह सही कालक्रम है, इसको याद रखना है। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व है, और इसी कारण ऋग्वेद में इसका सर्वाधिक महत्व है। तो पूछता है कि ऋग्वैदिक काल में किस नदी का सर्वाधिक महत्व है, तो सिंधु नदी का सर्वाधिक महत्व है। आश्रम व्यवस्था का प्रचलन वैतोत्तर काल में होता है। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सबको बताइए 4 आश्रम है। तो वेदोत्तर काल में प्रारंभ होता है। आश्रम शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो श्रम धातु से हुई है, पूछता है। तो याद रखना है, आश्रम शब्द की व्युत्पत्ति श्रम धातु से हुई है। वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। तो पूछता है कि नैतिक व्यवस्था का प्रधान किसे माना जाता है वैदिक सभ्यता में, तो वरुण देवता को माना जाता है। या ऐसे भी पूछ सकता है, वरुण देवता को वैदिक साहित्य में किसका प्रधान माना जाता है, तो नैतिक व्यवस्था का माना जाता है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है तो प्राकृतिक नियम। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है। तो पूछता है, वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है, तो बृहस्पति को माना जाता है। भारतीय संस्कृति के अंदर ऋत का अर्थ है प्राकृतिक नियम। ऋत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ऋत प्राकृतिक नियम। कौन ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, तो लोपामुद्रा ने की थी। लोपामुद्रा कौन थी, तो अगस्त्य मुनि की पत्नी थी। अन्य भी हैं जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की है, तो उनमें अपाला, घोषा, विश्वारा, ये सबके नाम प्रमुख है। लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, विश्वारा, ये सारे संबंधित है वेद मंत्रों की रचना से। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। डायरेक्टली पूछता है कि सोने के हार को क्या कहा जाता था, निष्क कहा जाता था वैदिक काल में। या पूछता है निष्क क्या था, तो सोने का हार था वैदिक काल में। प्राचीन भारत में निषाद कहाँ से जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषण को निषाद कहाँ से जाना जाता था। तो याद रखना है, निषाद का स्वर्ण आभूषण और सोने का हार निष्क। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, तो बोगज कोई अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो बोगज कोई को याद रखना है। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख है जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन भी है, तो ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे, तो ऋषि गौतम रैगुड़ संबंधित थे शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से। तो याद रखना है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था, तो आर्य संस्कृति का धुर अंग और मगध को समझा जाता था। गोत्र शब्द का उल्लेख हुआ है, तो ऋग्वेद में गोत्र शब्द का उल्लेख हुआ है। पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म प्रमुखता था, तो प्रकृति पूजा और यज्ञ पूर्व वैदिक कार्यों का धर्म था। तो प्रकृति पूजा और यज्ञ आर्यों से संबंधित है। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतः बलि और कर्म कांड में विश्वास करते थे, तो ऋग्वैदिक काल में बलि और कर्म कांड का विशेष महत्व था। दशराज युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदासु की विजय हुई थी। तो पूछता है कि दशराज युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो परुष्णी नदी, या परुष्णी को हमने पहले देखा, रावी नदी को कहते हैं, जिसमें भरत और सुदासु के बीच लड़ाई हुई थी और सुदासु की विजय हुई थी। किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा कहा जाता है, तो सरस्वती को कहा जाता है। ये नाम याद रखना है, ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा। ऋग्वैदिक कार्यों के पंचजनों में यह तो द्रह्यु, पुरु, अनु, तुर्वस शामिल थे। तो ऋग्वैदिक कार्यों के पंचजनों में इन पांचों के नाम याद रखना है, युद्ध, द्रह्यु, पुरु, अनु, तुर्वसु।
आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, तो शिकार था, याद रखना है। तो डायरेक्टली पूछता है ऑप्शन में, तो शिकार को याद रखना है, आर्यों से संबंधित है। ऋग्वेद में उल्लिखित यप शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो यप शब्द याद रखना, जौ से संबंधित है। वैदिक युग में निम्नलिखित प्रचलित शासन प्रणाली थे, तो वंश परंपरागत राजतंत्र वैदिक युग में प्रचलित शासन प्रणाली है, वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता का नियंत्रण करती थी। तो डायरेक्टली भी पूछता है कि सभा और समिति किससे संबंधित है, तो वैदिक काल में प्रचलित संस्थाएं हैं। सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, जबकि उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति भाग लेते थे, लाइक मंत्रिपरिषद, जैसे अभी मंत्रिपरिषद है, तो सभा मंत्रिपरिषद की तरह थी, जिसमें कुलीन लोग ही और जो वृद्ध लोग थे वही भाग लेते थे। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो ऋग अथर्व वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्य देखती थी वो सभा थी, तो सभा को न्यायिक कार्य दिए गए थे। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो आयुर्वेद का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। हमने पहले देखा था औषधि से संबंधित वेद है, तो इसमें याद रखना है, इसमें सामान्यतः मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का भी उल्लेख मिलता है, तो याद रखना है, हमने पहले भी देखा था अंधविश्वास और औषधि यह अथर्ववेद से संबंधित है। ऋग्वैदिक धर्म था तो बहुदेववादी था, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है तो इंद्र को है। तो इंद्र कौन थे? युद्ध देवता माना जाता था इंद्र को, वैदिक काल का सबसे लोकप्रिय देवता है, तो इनको भी याद रखना है। इंद्र वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे और युद्ध देवता के नाम से जानते हैं इन्हें। और इस हमने पहले देखा है वरुण देवता, इंद्र देवता, कर्मकांड से संबंधित बहुत सारे देवताओं का उल्लेख है, लेकिन इंद्र का बहुत पूछता है तो याद रखना है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है, तो अग्नि से, सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र बोले गए हैं वो अग्नि से संबंधित है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से जुड़ा है, इसको भी याद रखना है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है, हमने पहले देखा है, तीसरे मंडल में उल्लिखित है कि ऋग्वेद के, और रचनाकार विश्वामित्र हैं। सूर्य को समर्पित यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। पुराणों में 5 प्रकार के विषयों का वर्णन किया गया है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। तो पुराणों में 5 प्रकार के विषय वर्णित हैं। पुराण कितने हैं? तो पुराण 18 है पुराणों की संख्या। श्रीमद् भागवत मूलतः संस्कृत में लिखी गई है। महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? तो जय संहिता। पूछता है कि महाभारत को किस नाम से जानते हैं? तो जय संहिता। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? तो वासुकी ने किया है रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत, तो वो सर्प थे और समुद्र मंथन में ऐसा बोला गया है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई है? तो धर्मशास्त्र के समय में। तमसो मां ज्योतिर्गमय उपनिषदों से संबंधित है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। अवेस्ता ईरान से संबंधित है, वहाँ का एक वेदी की तरह है। और ऋग्वेद काल में मूल्यवान संपत्ति गाय को माना गया है। तो गाय को पूछता है क्या कहा गया है ऋग्वेद में? तो अगन्या कहते हैं गाय को, और मूल्यवान संपत्ति के रूप में वर्णित है ऋग्वेद काल में। तो ऋग्वेद की मूल लिपि याद रखना है ब्राह्मी, तमसो मां ज्योतिर्गमय उपनिषद में वर्णन है, तो ये सारे क्वेश्चंस याद रखने हैं। अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र के समय में उद्धत हुई है, सूत्रकाल भी जिसे कहते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, और हमने पूरा पाषाण काल और वैदिक काल देख लिया है, और इससे आगे अब हम जो भी टॉपिक होंगे वो कवर कर लेंगे। 2-3 ही क्लास में पूरा जो भी एंशिएंट हिस्ट्री है, घटना चक्र है
और इसमें वैल्यू एडिशन भी किया है, वो सारा 3 क्लास में ही समाप्त हो जाएगा। तो ज़्यादा लंबी क्लास भी नहीं है, 50 मिनट या ज़्यादा 1 घंटे की होगी। तो आपको या 2-4 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।